आज का टॉपिक है प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो प्रोसेसर है उसके बारे में हम लोग पहले तो जानेंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमने इनपुट डिवाइसेस ख़त्म किया। अब जो सेकेंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअल में क्या चीज़ होती है? ये प्रोसेसर जो होता है, जो मदरबोर्ड के अंदर लगाया जाता है, और जो प्रोसेसर होता है उसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर्स के नाम से जानते हैं। ये जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर्स के, वो ये परफॉर्म करवाता है, चाहे वो अरिथमेटिक हो और चाहे वो लॉजिकल फंक्शंस हों। It receives instructions from the both hardware and active softwares and produce output accordingly। ये इंस्ट्रक्शंस लेता है, चाहे वो कीबोर्ड से दिया जा रहा हो, चाहे वो कहीं से प्रोसेस होकर के आ रहा हो, चाहे किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जा रहा हो, और उसके हिसाब से ये आउटपुट को बनाता है। It stores all important programs like operating system and application softwares। जितने भी हमारे स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनसे दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ये प्रोसेस कराता है। इसके अलावा CPU ऑल्सो हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। अब ये CPU है, इसके अंदर एक पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जो बराबर कंट्रोलिंग का काम करता है। जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनके बीच में डेटा लेना और देना, यानी कि इनको जो कम्युनिकेट करने का काम होता है वो भी इस यूनिट का काम होता है। और CPU को आप एक प्रकार से ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं, और ये ही सारा प्रोसेस कराने का काम करता है। अभी तो हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि एक्चुअल में इस CPU के जो अंदर पार्ट होते हैं वो ये 3 होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये CPU है, इसके अंदर यहाँ पर 3 यूनिट्स दिखा रहा है। एक दिखा रहा है कंट्रोल यूनिट, एक अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और ये जो मेमोरी यूनिट रैम है, इसके अलावा एक मेमोरीज होती हैं जो CPU की अपनी मेमोरीज होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोल यूनिट क्या है और इसका क्या काम है। ये एक्चुअल में सर्किट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग जो हमारी होती है वो या तो पैरों से हम चलते हैं, या फिर हम साइकिल से चलते हैं, या फिर हम कार से चलते हैं, या हम बस से चलते हैं, या ट्रेन से चलते हैं, और वो सारी चीज़ें रोड पर चलती हैं या अपने ट्रैक पे चलते हैं। तो जो ट्रैक होते हैं उस जगह पे हमारा, जैसे हम चलते हैं उसी तरीके से हमारा जो डेटा होता है वो भी हमारे सर्किट्स के अंदर फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में ये फ्लो करता है। तो यहाँ पर ये सिग्नल्स किस जगह जाएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या काम करेंगे, किस पार्ट में जाएंगे, इन सब चीज़ का जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोल यूनिट बताता है। कंट्रोल यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि कौन सी चीज़ प्रोसेसर तक जाएगी और कौन सी चीज़ प्रोसेसर तक नहीं जाएगी, कौन सी चीज़ स्टोरेज यूनिट तक जाएगी, इन सब चीज़ का कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये क्या है, एक सुपरवाइजर है जो सुपरवाइज कर रहा है कि हाँ भाई डेटा आया है, ये प्रोसेस होना है तो ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाएगा, नहीं प्रोसेस होना है तो ये मेमोरी में केवल स्टोर करने जाएगा। कहाँ जाएगा, इस डेटा को क्या करना है, उसका कंट्रोलिंग का पार्ट कंट्रोल यूनिट का है। अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरी जो यूनिट हो गई वो हो गई हमारी ALU। अब ALU क्या है? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो कि जितने भी अरिथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, चाहे जिस भी तरीके का कैलकुलेशन हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, या फिर लॉजिकल कंपैरिजंस हो। तो लॉजिकल कंपैरिजंस जैसे कि किसी चीज़ को आपस में सिलेक्ट करना, कंपेयर करना, मर्ज करना, इस तरीके के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारा पार्ट है ALU को कंट्रोल करने का। ALU इन सारी चीज़ों को प्रोसेस कराता है। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट
इनको हम रजिस्टर्स भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है वो क्या होता है कि बेसिकली ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर कराता है। हम कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं वो हमारा रैम पे ओपन होता है और ये क्या करता है कि ये इंटरमीडिएट की तरीके से काम करता है जब तक फाइनल प्रोसेसिंग नहीं हो जाती है। तो इट एक्ट एज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जहाँ पर हमारा डेटा कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, जब तक प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक के लिए वो वहाँ पर स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर रन करता है। और जैसे ही वे प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम जैसे इसको सेव करते हैं यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो डेटा को स्टोर कराती है टेम्परेरी बेसिस पर। अब बात आती है कि व्हाट इज सीपीयू क्लॉक स्पीड। सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या चीज़ होती है। तो जैसे हम दूरी को मीटर किलोमीटर्स में नापते हैं, उसी तरह से जो क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू होता है वो ये रेफ़र करता है कि एक प्रोसेसर, आपका जो प्रोसेसर है वो कितने प्रोसेस एक सेकेंड्स में कर सकता है, कितने प्रोसेस सेकेंड्स में कर सकता है। इट इज़ मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़। इसको गीगाहर्ट्ज़ में नापा जाता है। जैसे कि एक सीपीयू की क्लॉक स्पीड अगर 4 गीगाहर्ट्ज़ है तो इसका मतलब होता है कि 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस करने की कैपेसिटी हमारे सीपीयू की है। तो ये जैसे कि हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, लंबाई को मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, उसी तरीके से हम प्रोसेस की क्लॉक स्पीड से देखा जाता है कि ये कितने मिलियन बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। टाइप्स ऑफ सीपीयू, जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कितने प्रकार के आते, कैसे आते, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी करते हैं हम लोग। CPUs आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल एंड AMD। अभी 2 कंपनीज हैं, एक इंटेल कंपनी है, सभी लोग नाम जानते हैं, और एक AMD है जिनके प्रोसेसर्स आते हैं, ठीक है। ईच ऑफ विच मैन्युफैक्चरर्स इट ओन्स टाइप ऑफ CPU। ये सब अपने अपने प्रोसेसर्स बनाते हैं। जैसे कि इंटेल के P1, P2, P4 आते थे, उसके बाद और इसके नाम चेंज हुए, अब i9 इस तरीके के प्रोसेसर्स आ रहे हैं। और जो AMD होता था वो एथलॉन के नाम से प्रोसेसर्स को बनाता था। इन मॉडर्न टाइम्स देयर आर लॉट्स ऑफ CPU टाइप्स इन द मार्केट। सम ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ CPUs आर डिस्क्राइब्ड बिलो। बहुत सारे जो CPUs आते हैं मार्केट में जो चल रहे हैं उनमें से कुछ यहाँ पर समझाए गए हैं। जैसे कि पहली चीज़ है सिंगल कोर CPU। सिंगल कोर CPU क्या चीज़ होती है। तो सिंगल कोर CPU ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के CPU हैं। जैसे पहले जो चलते थे P1, P2, P3, ठीक है। तो ये जो CPUs होते थे सिंगल कोर CPUs क्या होते थे, जैसे पहले जो प्रोसेसर्स चलते थे जो एक समय पे एक ही काम को कर सकते थे वो सिंगल कोर CPUs कहलाते थे। विच वॉज यूज इन 1970s। इट हैज़ ओनली 1 कोर टू प्रोसेस डिफरेंट ऑपरेशंस। मतलब ये केवल इनके पास एक ही कोर होता था। इट कैन स्टार्ट ओनली 1 ऑपरेशन एट अ टाइम। द CPU स्विचेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन different sets of data streams when more than one program runs up। अभी क्या होता था कि अगर उसको दूसरा काम दे दिया जाए तो वो तब तक टाइम शेयरिंग पे लगा होता था। मीन्स जब तक वो पहला काम को कर नहीं लेगा तब तक नहीं करेगा, या दूसरा काम हम खोलते तो पहला वाला काम होल्ड पे आ जाता था। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मल्टीटास्किंग। एक साथ दोनों चीज़ों को नहीं प्रोसेस करता था। एज द परफॉर्मेंस विल रिड्यूस, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो परफॉर्मेंस होती थी वो स्लो हो जाती थी या रिड्यूस हो जाती थी अगर आप मल्टीटास्किंग में जाते थे। तो द परफॉर्मेंस ऑफ दी CPU इज मेनली डिपेंड ऑन द क्लॉक स्पीड। तो क्या होता था वहां पर हमारी क्लॉक स्पीड पे परफॉर्मेंस होती थी कि कितनी तेजी से वो काम कर सकता है, क्योंकि एक ही कोर होता था, पैरेलल प्रोसेसिंग उसमें नहीं होती थी। तो उस समय जैसे कंप्यूटर्स में हो गया, फोन्स में हो गया, ये सब सिंगल कोर आते थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि डुअल कोर CPUs आने स्टार्ट हुए। एज द नेम सजेस्ट डुअल कोर CPU कंटेन्स 2 कोर्स इन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो CPU होते थे वो डुअल कोर होते थे, यानी कि अब एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग 2 प्रोसेसिंग चलेगा। Although each core has its own controller and cache memory। तो क्या होता था कि दोनों
कोर के अपने कंट्रोलर्स होते थे और अपनी एक स्मॉल मेमोरी होती थी जो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती थी और प्रोसेस कराती थी। दे आर लिंक टूगेदर टू वर्क एज ए सिंगल यूनिट, और इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि वो एक यूनिट बन करके काम करें। दिस कैन परफॉर्म फास्टर देन अ सिंगल कोर प्रोसेसर, जो कि सिंगल कोर प्रोसेसर से तेज काम करता था, एंड हैंडल मल्टीटास्किंग एंड एफिशिएंटली देन अ सिंगल कोर प्रोसेसर, जिससे कि ये मल्टीटास्किंग काम को कर सके, एक साथ कई सारे काम को कर सके और सिंगल कोर प्रोसेसर से ज़्यादा हो। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्वाड कोर सीपीयूज आए। तो क्वाड कोर जो सीपीयूज हमारे पास आए, तो इसमें क्या होता था कि दिस टाइप ऑफ सीपीयू कम्स विद द 2 डुअल कोर प्रोसेसर्स। तो यहाँ पर 2 डुअल कोर प्रोसेसर्स आए एक साथ एक चिप में। सो क्वाड कोर प्रोसेसर इज अ चिप दैट कंटेन्स 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स कॉल्ड कोर्स। अब यहाँ पर क्या था कि 4 अलग अलग चिप्स काम कर रही हैं प्रोसेस को करने के लिए, यानी कि 4 प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। तो these cores read and execute instructions of the CPU. The cores can multiple instructions simultaneously. एक साथ जो इनके इंस्ट्रक्शंस अगर इनके पास जाते थे तो ये अलग अलग कोर पर उनको प्रोसेस कराते थे, जिससे कि होता क्या था कि हमारी जो स्पीड होती थी वो अच्छी हो जाती थी और हम एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग को भी प्रोसेस कर सकते थे। तो क्वाड कोर सीपीयू जो था, ये जो टेक्नोलॉजी आई, इसने क्या किया कि हर इंडिपेंडेंट प्रोसेस यूनिट, हर कोर को, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस करने का मतलब इंडिपेंडेंसी दी। तो यहां पर क्या हुआ कि क्वाड कोर सीपीयू यूजेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउज 4 इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स टू रन इन पैरेलल ऑन अ सिंगल चिप, यानी 4 अलग अलग तरीके के प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं। Thus, by integrating multiple cores in a single CPU, higher performance can be generated without boosting the clock speed. अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमें क्लॉक स्पीड को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, तब भी हमारा काम और पहले से ज्यादा तेज हुआ। इसका एक लाइव एग्जांपल आपको समझाता हूँ, आप समझ में आएंगे। मान लेते हैं हमें 20 मीटर की एक वॉल को उठाना है और उसके लिए हमें मैसन यानी कि मिस्त्री को लगाना है। अब अगर मैं एक मिस्त्री लगाता हूं तो वो 20 मीटर की वॉल को उठाने में शायद 4 दिन लगाए, लेकिन अगर मैंने 2 मिस्त्री कर दिए तो वो 2 दिन में हो जाएगा, और अगर मैंने 4 मिस्त्री कर दिए तो ये सारा काम 1 दिन में हो जाएगा। तो बिल्कुल वही चीज हुई कि अगर हमारे पास 200 इंस्ट्रक्शंस या 400 इंस्ट्रक्शंस एक साथ जाते हैं, या यानी कि 4 अलग अलग काम जाते हैं, तो यहाँ पर 4 कोर है और हर कोर अपने अपने उसको काम मतलब बढ़ जाएगा और हमारा काम जल्दी होगा। तो ये क्वाड कोर सीपीयू में की जो फैसिलिटी है, जिसकी वजह से आज की डेट में क्लॉक स्पीड नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी सीपीयू फास्टर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स हैं वो बढ़ गए। तो बहुत सारे सीपीयू आए हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो लेटेस्ट हैं उनको यहाँ पर मैंने नंबरिंग करी है, आप पढ़ सकते हैं कि सितंबर 2009 में इंटेल कंपनी ने, ठीक है, रिलीज द फर्स्ट कोर i5, ठीक है, i5 डेस्कटॉप प्रोसेसर निकाला जो कि 4 कोर है 2009 में। फिर जनवरी 2010 में जो है रिलीज्ड मैनी प्रोसेसर सच एज कोर 2 क्वाड प्रोसेसर्स Q95, फर्स्ट कोर i3, i5, मोबाइल प्रोसेसर्स आए, कंप्यूटर प्रोसेसर्स आए, और ये सब 6 कोर। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेम ईयर में जुलाई में द फर्स्ट कोर i7 प्रोसेसर, डेस्कटॉप प्रोसेसर विद द 6 कोर के साथ i7 प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड i3 की भी वही है, i5 की भी वही है और i7 की भी वही है, बट कोर बढ़ जाने की वजह से i7 उस काम को जल्दी करेगा। और जून 17 में i9 आया और जून 18 में i9 के साथ और इंप्रूवमेंट्स के साथ मोबाइल प्रोसेसर भी आया। तो हमारे पास जो प्रोसेसर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स द डेटा इंस्ट्रक्शन नीडेड टू प्रोसेस द रॉ डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर मेमोरी का काम क्या है? कंप्यूटर मेमोरी हमारे डेटा को, हमारे दिए गए निर्देश को प्रोसेस होने से पहले अपने पर स्टोर रखने का काम को करता है, और सेकेंडरी स्टोरेज प्रोसेस करने के बाद हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करने का काम करता है। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स नोन एज सेल्स। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, जिसको सेल्स के नाम से डाला गया। ईच सेल्स हैज यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम 1 to मेमोरी साइज -1। ठीक, यहाँ पर क्या है कि ये इंटरनली इनका स्टोरेज का इन्होंने प्रोसेस बताया कि वो अंदर किस तरीके से हर एक पार्ट का एक एड्रेस डिफाइन होता है, जो 0 और 1 ऐसे करके इनका एड्रेस होता है। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी को दो पार्ट में जो हम यूज करते हैं, वोलेटाइल टाइप है और नॉन वोलेटाइल टाइप है। जो मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है उसमें दो तरीके की मेमोरी आती हैं। पहली आती है रैम और दूसरी आती है रोम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर करें और उसके बाद वो परमानेंट नहीं स्टोर कर पाए और वो जब भी स्विच ऑफ करा जाए उससे पूरा का पूरा डेटा रब हो जाए। तो रैम जो हमारी मेमोरी है वो एक वोलेटाइल टाइप है, यानी कि इसमें जो भी डेटा होता है वो कभी भी परमानेंट स्टोर नहीं होता है। हाँ, नॉन वोलेटाइल जो होती है वो रोम होती है, क्योंकि रोम का जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर है। कैसे स्टोर है? जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में जो भी कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स लगते हैं, उस पीरियड में कंप्यूटर खुद के लिए कुछ काम को करता है और उन काम को कराने के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में स्टोर कराए गए हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में स्टोर कराए गए हैं वो जब भी आपका कंप्यूटर बंद होगा, जब भी दोबारा से स्टार्ट होगा, वो उस काम को करेगा, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस हमेशा से कंप्यूटर में सेव हैं। और वो जो सेव किए गए हैं वो रोम मेमोरी में किए गए हैं, और रोम मेमोरी का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये एक नॉन वोलेटाइल है क्योंकि इसका जो डेटा है वो इरेज नहीं होता है। द सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क इज रिफर्ड एज स्टोरेज नॉट अ मेमोरी। पहली चीज जो हार्ड डिस्क है उसको मेमोरी नहीं कहा जाता है, वो स्टोरेज है, वो एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि मेमोरी है। तो पहली चीज तो आप ये सोचिए कि जब हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तरीके की मेमोरी होती है, रैम और रोम। जो हार्ड डिस्क है इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरी, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज है। तो और अभी हम देखते हैं कि ये जो रैम और रोम है इसमें कौन कौन सी मेमोरी होती है और क्या क्या लोकेशंस होती हैं। If we categorized memory on behalf of space or locations, it is of 4 types. जो अगर मेमोरी की बात करें तो ये 4 तरीके की होती है। एक रजिस्टर मेमोरी होती है, एक कैशे मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो क्या होती हैं ये मेमोरी, हम इनको पढ़ते हैं। रजिस्टर मेमोरी सबसे पहली चीज क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होती है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड इज लोकेटेड इन द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर। ये सीपीयू के अंदर होते हैं और रजिस्टर्स के फॉर्म में होते हैं, विच आर द स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट्स। और ये सबसे छोटे पार्ट होते हैं जहां पर डेटा स्टोर होता है। अ रजिस्टर temporarily holds frequently used data, instructions and memory address that are used to be used by the CPU। जो भी CPU डेटा इंस्ट्रक्शंस को यूज करने वाला है उनको और उनके एड्रेसेस को कुछ समय के लिए स्टोर करने का काम रजिस्टर का होता है। They hold instructions that are currently processed by the CPU। ये जो प्रोसेस कर रहा होता है CPU उन डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। All data is required pass through registers before it can be processed। जो भी डेटा CPU प्रोसेस करेगा वो सब रजिस्टर के माध्यम से होते हुए CPU तक आते हैं।
So they are used by the CPU to process the data entered by the user. तो जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है जो कि यूजर ने डाला है वो सब पहले कहा जाता है रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होता है. रजिस्टर्स होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, लगभग 32 बिट और 64 बिट के आसपास का डेटा वो स्टोर करता है. द स्पीड ऑफ अ सीपीयू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइज ऑफ रजिस्टर्स, कि कितने रजिस्टर्स का हमारा सीपीयू है उसके ऊपर हमारे सीपीयू की स्पीड डिपेंड करती है. रजिस्टर कैन बी डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द यूजर. रजिस्टर्स अलग अलग सीपीयू में हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो एक्यूमुलेटर होते हैं, जो मतलब एसी ऑल्टरनेटिव करंट्स के साथ काम करते हैं, और कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो डीआर होते हैं, यानी कि जो डेटा रजिस्टर्स बोले जाते हैं. ये एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, ये डेटा को स्टोर कराते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो कंट्रोल प्रोग्राम काउंटर होते हैं, यानी कि जो इनपुट आउटपुट के और अलग डेटास को स्टोर करते हैं. यानी यहाँ पे रजिस्टर्स को भी बांटा गया है. कुछ ऐसे हैं जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोसेस के स्टोर करेंगे. तो इस तरीके से अलग अलग रजिस्टर्स अलग अलग फॉर्मेट में काम को करते हैं. तो अब ये जो अलग अलग रजिस्टर्स हैं ये क्या होते हैं, ये इनका क्या काम होता है. तो जो हमारे पास डेटा रजिस्टर होता है ये 16 बिट स्टोरेज रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसका काम होता है कि वेरिएबल्स को, ठीक है, टू बी स्टोर वेरिएबल्स टू द ऑपरेटेड बाय द प्रोसेसर. जो भी वेरिएबल्स में डेटा पड़ा है उसको प्रोसेसर जब प्रोसेस करेगा उसके लिए स्टोर करके रखना. इट इज टेम्परेली स्टोर डेटा विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू रिसीव फ्रॉम द पेरिफेरल. ये बस उतनी देर के लिए होता है जैसे ही आप पेरिफेरल्स, यानी कि जैसे ही आपने कीबोर्ड से कोई डेटा दिया और वो प्रोसेसर में गया, उससे पहले उसने स्टोर करके रख लिया. दूसरा है प्रोग्राम काउंटर. इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन गया, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तो दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा. तो दूसरे इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो स्टोर करने का काम हमारा प्रोग्राम काउंटर करता है. which is to be fetched after the current instruction is completed. So it is used to maintain the path of execution of the different program and thus executes the programs one by one when the previous instructions get completed. तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो क्या करता है, एक प्रकार से ये समझ लीजिए ये उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह से होता है जो लाइन को सही से लगवाता है, यानी कि कौन सा डेटा किसके बाद इंस्ट्रक्ट होगा उनको उनका एड्रेस स्टोर करने का काम इस तरीके का रजिस्टर का होता है. अब तीसरा जो है वो है इंस्ट्रक्टर रजिस्टर. ये क्या होता है, ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है. स्टोर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी. मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फेच करना, उनको लाने का काम हमारा ये वाला रजिस्टर करता है. सो इट इज यूज्ड टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस इन कोड्स. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन कोड्स को स्टोर करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है, विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड, जिनको अब एग्जीक्यूट होना है. द कंट्रोल यूनिट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर रजिस्टर. जो कंट्रोल यूनिट जब मैनेज करता है तो वो जो डेटा लेता है वो कहां से लेता है, इंस्ट्रक्टर रजिस्टर से डेटा लेता है, डिकोड करता है और उनको एग्जीक्यूट कराता है. तो ये हमारा जो इंस्ट्रक्टर रजिस्टर होता है वो इस तरीके से काम करता है. ये प्रोसेसर के अंदर की बात है. अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो होता है ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि विच इज यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम. अब जो सिस्टम प्रोसेस करके जो रिजल्ट निकालता है उस रिजल्ट को हम एसी रजिस्टर में यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कराया जाता है. एड्रेस रजिस्टर ये 12 बिट का रजिस्टर होता है और ये इसका केवल और केवल काम है कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा का स्पेस मेमोरी, ठीक है, जो उसका एड्रेस है उसकी लोकेशन है उसको स्टोर करना. इस मेमोरी में केवल एड्रेस स्टोर होता है. इट इज 12 बिट रजिस्टर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी. जहां पर ये डेटा पड़ा है या जहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ा है उनके एड्रेस को ये स्टोर करता है और ये 12 बिट का रजिस्टर होता है. नेक्स्ट है आईओ एड्रेस रजिस्टर.
इट्स जॉब इज टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट एड्रेस। अब जो हमारा इनपुट आउटपुट एड्रेस है वहां तक हमारा प्रोसेस डेटा कहाँ कैसे आएगा वहां से और कहाँ पर जाके दिखाएगा, इन दोनों के लिए जो स्टोरेज होती है वो इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर उनका एड्रेस स्टोर करके रखता है। इसी तरह से हमारा इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर होता है। ये इट्स जॉब इज टू एक्सचेंज द डेटा बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड द सीपीयू। ठीक है, ये क्या करता है, ये जस्ट टेम्परेरी होता है। जैसे ही आउटपुट पे डेटा को भेजता है तब तक के लिए बफर पे रखता है और जैसे ही आउटपुट पे चला जाता है डेटा आ जाता है। तो इस तरीके से इंटरनल रजिस्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं और ये सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है जिसको रजिस्टर मेमोरी बोला जाता है। अभी दूसरी जो आती है वो आती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या करती है, तो आपने यहाँ पे बगल में एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो प्रोसेसर तो हमारा प्रोसेसर हो गया और सबसे नीचे है रैम। तो रैम तो हमारी एक अलग चिप होती है जो कि अलग स्लॉट में लगती है। तो माइक्रो प्रोसेसर से रैम तक और रैम से लेके माइक्रो प्रोसेसर के बीच में हमारी कैशे मेमोरी काम करती है और ये सीपीयू के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड की आती है और इससे भी सीपीयू की स्पीड में फर्क आता है। तो कैशे मेमोरी बहुत हाई स्पीड मेमोरी है, बहुत स्मॉल साइज में होती है, लेकिन फास्टर मेमोरी होती है रैम से भी ज्यादा, क्योंकि सीपीयू बहुत जल्दी काम करता है और डेटा को स्टोर करता है और लेता है मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी से। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन काम कर रहा होता है कि यहाँ तुरंत डेटा लिया, वापस दिया, फिर लिया, फिर वापस दिया, और इससे क्या होता है कि इससे स्पीड में इंप्रूवमेंट्स आते हैं, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आते हैं। तो कैशे मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय सीपीयू, सीपीयू ही इसको एक्सेस कर सकता है। इट कैन बी रिजर्व पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, ठीक है, और द स्टोरेज डिवाइस आउटसाइड द सीपीयू। इट होल्ड्स द डेटा इन प्रोग्राम्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। ये उस डेटा को या उस प्रोग्राम को स्टोर करता है जो फ्रिक्वेंटली सीपीयू के साथ यूज करे जा रहे हैं। सो इट मेक्स श्योर दैट डेटा इंस्टेंटली अवेलेबल फॉर द सीपीयू whenever the CPU needs this data। मतलब ये इस बात के लिए श्योरिटी दिलाता है सीपीयू को कि जो डेटा सीपीयू को जरूरत है वो इसके पास स्टोर है। In other words, if the CPU finds the required data instruction in the cache memory, it doesn't need to access primary RAM। अगर कोई कैशे मेमोरी में डेटा की जरूरत है तो सीपीयू को रैम तक जाने की जरूरत नहीं है, वो यहां से ही कैशे मेमोरी से ही डेटा को ले लेगा। मतलब रैम तक जाने की जरूरत नहीं, कैशे मेमोरी से इंटरैक्ट करता है वो। तो इट डजंट नीड टू एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी, दस बाय एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू इट स्पीड अप द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये एक पूरा तरीका है जिसके जरिए माइक्रो प्रोसेसर डेटा का आदान प्रदान करता है प्रोसेस से पहले और प्रोसेस का बाद में मेन मेमोरी तक, लेकिन उसके बीच में जो कंट्रोलिंग का काम कर रहा है वो कैशे मेमोरी कर रहा है। तो कैशे मेमोरी के बारे में अगर हम जाने तो कैशे मेमोरी कई प्रकार की आती है। जैसे पुराने कुछ सीपीयूस होते थे उसमें L1 कैश आती थी, फिर L2 कैश आई और फिर L3 कैश आई। तो इसके बारे में हम जानते हैं L1 कैश क्या है कि ये पहले लेवल की कैशे मेमोरी है जिसको L1 कैश कहा जाता है। और ये सीपीयू के मतलब ये क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ कैशे मेमोरी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू इटसेल्फ। इसमें सीपीयू के अंदर अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है। इफ अ सीपीयू हैज 4 कोर यानी कि क्वाड कोर सीपीयू है, देन ईच कोर विल हैव इट्स ओन लेवल 1 कैशे। हर कोर के पास अपना लेवल 1 होगा। एज द मेमोरी प्रेजेंट इन द सीपीयू इट कैन वर्क ऑन द सेम स्पीड एज फॉर द सीपीयू। द साइज ऑफ द मेमोरी रेंज फ्रॉम 2 KB to 2 KB to 64 KB। अब ये क्या है कि जो L1 कैश होती है उसमें जो साइज होता है वो 2 KB से 64 KB के बीच में ही होता है। जो कैशे मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है वो इन साइज के अंदर करती है। अब जो L2 कैश है वो क्या है, L2 कैश इज नोन एज लेवल 2 कैश या L2 कैश। ये भी सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसकी जो स्टोरेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ उसी तरीके से काम करता है, बट जो इसकी रेंज है, जो इसकी स्टोरेज है वो 256 KB से 512 तक है। तो आप ये समझिए कि ये 64
से 512 का मतलब हो गया कि 4-5 टाइम्स ज्यादा स्टोर कर सकता है L1 के कंपैरिजन में। और L3 की अगर हम बात करें तो ये L3 कैशे मेमोरी है, ये लेवल 3 है, ठीक है। द कैशे इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोसेसर, कैशे हर मेमोरी के अंदर नहीं, हर प्रोसेसर के अंदर ये मेमोरी नहीं होती है। जो हाई एंड प्रोसेसर होते हैं उनके ही अंदर कैशे मेमोरी होती है, और ये इसलिए होती है कि ये प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सके, ठीक है। अब क्या है कि दिस कैश इज यूज्ड टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2। It is located outside the CPU and shared by all core of CPU. Its memory size from 1 MB to 8 MB. Although it is slower than L1 L2 cache, ठीक है, it is faster than random access memory. अब L3 कैश मेमोरी जो होती है उसका काम है L1 और L2 को सपोर्ट देना, ठीक है। तो ये L1 और L2 से तो स्लो होती है क्योंकि इसका स्टोरेज ज्यादा है, लेकिन ये रैम से फास्ट होती है। तो ये L3 कैश मेमोरी होती है, करता है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में, और ये CPU की अपनी मेमोरी होती है। और होप सो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे चिप के रूप में हम इसको अलग से लगाते हैं कंप्यूटर में, और 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB इस रेंज में हमारे पास ये अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द हमारे मदरबोर्ड हम इस मेमोरी को अपने पास लगाते हैं। तो मेमोरी ऑन द मदरबोर्ड दैट इज शॉर्ट टर्म, छोटी समय के लिए, और जो कि डेटा को, इंफॉर्मेशंस को, प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को सभी को स्टोर करता है, उसको कहा जाता है मेन मेमोरी। और द मेमोरी कंसीडर्ड वोलाटाइल, मेन मेमोरी में जो वोलाटाइल मेमोरी है, जो परमानेंट स्टोर नहीं करते है, उस मेमोरी को कहा जाता है रैम मेमोरी। तो रैम एक चिप की तरह से होती है। आपको बता दूं मैं कि व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, इफ देयर इज लॉस ऑफ पावर, जब भी कंप्यूटर बंद हो या किसी भी कारण से कंप्यूटर का पावर ऑफ किया जाए, तो जो रैम का डेटा होता है वो रब हो जाता है। वो इसीलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला जाता है या वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। बट यहीं पर दूसरी मेमोरी हमारी रोम है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि रोम मेमोरी एक रीड ओनली मेमोरी होती है, और ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि द मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड द कंप्यूटर कैन ओनली रीड फ्रॉम द रोम चिप। कंप्यूटर, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जा सकता, कंप्यूटर और प्रोसेसर इससे केवल पढ़ करके अपने आप को स्टार्ट करने का काम करता है, और वो रीड ओनली मेमोरी का काम होता है। तो रोम चिप हमारे कंप्यूटर्स में लगती है। द इंस्ट्रक्शंस रिमेन्स ऑन चिप रिगार्डलेस पावर इज टर्न ऑफ और ऑफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि बायोस जो होता है, जो हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है, जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमारे सारे हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बायोस जो पहला सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर भी हमारा इस चिप के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और इस चिप को हम बायोस रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक परमानेंट है, लॉन्ग टर्म है, इसका डेटा इरेज नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ और भी नहीं लिखा जा सकता है। जो डेटा इसमें स्टोर किया गया है, केवल वही डेटा उसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हमने बात कर ली मेमोरी की। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बिल्ट इन द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज। अगर हमें अपने डेटा को परमानेंट स्टोर कराना है और हमें ज़्यादा मात्रा में कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज चाहिए, तो हम अपने कंप्यूटर में ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अलग से कंप्यूटर में लगाई जाती है। द सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस इनडायरेक्टली वाया इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इट इज नॉन वोलाटाइल, so permanently stores the data even when the computer is turned off until this data is overwritten or deleted। अभी जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, जो डेटा होता है, वो इनपुट आउटपुट के डायरेक्टली एक्सेस, मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। क्या होता है कि जब भी हमारा मेन मेमोरी कोई डेटा को सेव करता है, तो वहां से इनपुट आउटपुट इसके अंदर होता है, लेकिन ये भी नॉन वोलाटाइल है।
परमानेंटली है, जब तक इसमें से कोई चीज़ डिलीट नहीं करी जाएगी तब तक वो डेटा इसके अंदर रहेगा। द CPU कैंट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी। CPU जो हमारा प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली हमारी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो प्राइमरी मेमोरी के ही जरिए होता है। तो पहले CPU का डेटा प्राइमरी मेमोरी में आना चाहिए और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसमें सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। तो इट इज रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट इज यूज स्टोर डेटा। इट्स परमानेंटली स्टोर डेटा इज लोकेटेड विद इन ड्राइव यूनिट। अभी ये क्या है कि ये एक मैग्नेटिक डिस्क होती है और इसमें हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, और उसके अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होता है उस डेटा को हम कितने बार भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिखाया गया है ये हार्ड डिस्क का ओपन हिस्सा दिखाया गया है, और यहाँ पर ये जो आपको गोल साइड डिस्क दिख रहा है इसके अंदर ये प्लाटर है, इस प्लाटर के अंदर हमारे डेटा को स्टोर किया जाता है। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड की होती है, और ये जो है ये इसका रीड एंड राइट हेड है। इसके जरिए इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क इज आल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के नाम से इसको जानते हैं। ये मैग्नेटिक डिस्क है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, नॉन वोलाटाइल है। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच करके इसको रखा जाता है, और इसके अंदर प्लाटर्स होते हैं जिसके अंदर एयर सीड कास्टिंग होती है। मीन्स ये एयर सीड कास्टिंग के अंदर होता है, और जो भी डेटा होता है वो इसके अंदर एक हेड होता है, ये हेड है। इस हेड के जरिए इसके अंदर रीड एंड राइट किया जाता है। तो ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल इसको बोलते हैं, ये स्पिंडल है, ये इसको मतलब ये यहाँ से घूमती है डिस्क, और ये इसको ऐसे करके 90 डिग्री पर इसके अंदर डेटा को रीड एंड राइट करने का काम करता है। तो जनरली इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, यूजर्स की प्रोफाइल्स इस्तेमाल होती हैं, यूजर्स की फाइल्स इस्तेमाल होती हैं, पिक्चर, वीडियोस, मीडिया, टेक्स्ट फाइल्स, ये सब हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अभी हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क भी कई प्रकार की आती हैं। एसडी हार्ड डिस्क आती है जो आपने पहले देखी, और दूसरी जो हार्ड डिस्क है ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एसएसडी इसको बोलते हैं। आज की डेट में इसका बड़ा चलन है, और एसएसडी हार्ड डिस्क का मतलब है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव इज आल्सो नोन नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडिया। ये भी एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडिया है टू होल्ड द एक्सेस डेटा को स्टोर करने के लिए। Unlike a hard drive, it doesn't have moving component, so it offers many advantage over SSD. इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होता है, तो ये बहुत तेज होती है, नॉइजलेस होती है, इसमें से कोई आवाज़ नहीं आती है, पावर कंजप्शन इसका ना के बराबर होता है, ठीक है। और जो एज द कॉस्ट ऑफ एसएसडी हैज़ कम डाउन, और अब चूंकि एसएसडी का पैसा काफ़ी कम हो गया है, इट हैज़ बिकम एन आइडियल रिप्लेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव इन द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो अब क्या हो रहा है कि अब लोगों ने ही चेंज कर दिया है अपने पुरानी वाली हार्ड डिस्क में इस हार्ड डिस्क के साथ जाना, और बहुत सारे लोग पुरानी हार्ड डिस्क को हटा के भी ये हार्ड डिस्क को लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो बहुत अच्छा है, इसका जो डेटा ट्रांसफ़र करने का रेट है वो बहुत अच्छा है। इसमें कोई हेड नहीं है जो डेटा को रीड करे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये एक सॉलिड स्टेट मीडिया है जहाँ पर आपका डेटा राइट हो रहा है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ सुटेबल फॉर नोटबुक्स, टैबलेट्स एंड डोंट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आज की डेट में हार्ड डिस्क, टैबलेट्स, नोटबुक्स, टैबलेट्स और भी जितने जो है मतलब कंप्यूटर टाइप की डिवाइसेस हैं उनमें एसएसडी आ रही है, और इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुरानी हार्ड ड्राइव्स के से कहीं ज़्यादा बेहतर है। दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज की बात करी जाए तो थोड़ी छोटी स्टोरेज डिवाइस हमारे पास है पेन ड्राइव, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं यूएसबी में लगा करके, और यूएसबी पोर्ट में लगा करके हम कोई भी डेटा, म्यूज़िक, पिक्चर, डॉक्यूमेंट हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं और इसको किसी भी कंप्यूटर में ले जा करके हम इसको यूज़ करते हैं। ये 2 GB से लेकर के 128 GB तक मार्केट में अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और आपके लिए ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है SD कार्ड। हम मेमोरी
का अगर हमें एक्सपेंड करना होता है मोबाइल्स में तो हम SD कार्ड का यूज़ करते हैं। पहले कैमरे में भी ये इस्तेमाल होती थी, और ये भी आपके पास एक परमानेंट स्टोरेज है। इसमें हमारे पास कई तरीके के SD कार्ड्स आते हैं, जैसे स्टैंडर्ड SD कार्ड आता है, मिनी SD कार्ड आता है, माइक्रो SD कार्ड आता है। और SD कार्ड्स का जो साइज़ है वो भी आपका मान के चलिए कि 128 256 GB तक आपको कार्ड मिल जाएगा, और आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा नैनो कार्ड जैसा है ये, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपके लिए ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में कॉम्पैक्ट डिस्क CD का नाम आप सभी ने जाना होगा। अब तो पेन ड्राइव ने तो इसकी जगह रिप्लेस कर दी बिल्कुल पूरी तरीके से। और CD जो है वो फिलिप्स एंड सोनी के थ्रू 1982 में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था, और पहली CD 17 अगस्त 1982 को फिलिप्स की वर्कशॉप में जर्मनी में दिखाई गई थी। और बिगिनिंग में ये एक बहुत अच्छा स्टोरेज मीडिया होता था जो कि रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था, और इसमें ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स ये सभी आती थी और इनको अच्छे से यूज़ किया जाता था। तो ये भी हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। CD के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी 5 इंचेस का इसका डायमीटर होता है, इसमें थिकनेस होती है, और ये एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बना हुआ होता है। ठीक है, ऊपर एक मेटालिक कवर होता है। ठीक है, और उसके ऊपर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एल्युमिनियम का इस तरीके से एक रिफ्लेक्टिव कवर होता है। इस तरीके से करके ये पूरा एक CD डेवलप होती है जिसको आपने देख रखा है, और इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। इसका CD को ग्रेजुअली और इम्प्रूव किया गया, और ये DVD के रूप में आई। एक DVD करीबन 8 CD के बराबर की स्टोरेज रखती थी, और डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता था, शॉर्ट डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता था, और ये भी बहुत ज़्यादा चला। और पहले मूवीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता था। तो अभी क्या है कि अभी तो पेन ड्राइव ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस किया है। तो DVD यहाँ पर 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: DVD ROM, DVD R और DVD RW। DVD ROM है वो, उसमें केवल जो डेटा लिखा जाता था उसको पढ़ा जा सकता था। DVD R इसमें जो R है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम लिखते थे उनको रीड ओनली होता था ये। और जो DVD RW है ये रीड एंड राइट दोनों ही माध्यम से यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मेमोरी यूनिट्स पढ़ा, सबसे पहली चीज़ ये कि मेमोरी यूनिट क्या होती है और कैसे नापी जाती है। हमने MB सुना, हमने GB सुना, हमने KB सुना, तो ये है क्या? तो मेमोरी यूनिट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसमें डेटा को नापा जाता है, और वो होता है एक सिंगल बिट, 1 बिट। 1 बिट कैन हैव ओनली अ बाइनरी वैल्यू ऑफ 0 and 1। इसके अंदर केवल या तो 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा। तो 1 और 0 को स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटा होता था वो आपका 1 बिट होता है। तो जब ऐसे 8 बिट मिलते हैं तो ये एक बाइट बनता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट। ठीक है, और जब 1024 बाइट्स होते हैं तो ये 1 किलो बाइट होता है, और 1024 किलो बाइट्स 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनता है। इसके आगे भी मेमोरीज होती हैं, लेकिन आपके यूजर्स के लिए यहाँ तक बहुत है। आप टेराबाइट्स तक की आज की डेट में आप चीज़ों को इस्तेमाल करोगे। तो मैंने आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझाई। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में